गुड मॉर्निंग बिट्टू सर गैस चैनल में सभी लोग को स्वागत है। जैसा कि आप बिल्कुल आज देख पा रहे हैं, हमारा आपका जो हेडिंग है फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है पार्ट 1। तो पार्ट 1 फिजिक्स में जो चलेगा आपका मात्रक और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के लिए, क्लास 10 के लिए, चाहे क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो। इसके साथ साथ हमारे कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या सीटेट की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो। उसके लिए यूनिट एंड मेजरमेंट में जो साइंस का जो पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा? यहाँ से जो क्वेश्चन आती है आपका यूनिट के बारे में आएगा, मात्रक पूछेगा, आपकी भौतिक राशियां का मात्रक पूछ सकता है, उसका बीमा पूछ सकता है, कौन सदिश है या अदिश है, यही सब प्रश्न आते रहते हैं यहाँ से। अगर कोई भी बच्चे आर्मी का तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस का, जीडी का, तो उसके लिए भी ये टॉपिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। हमारे दैनिक जीवन में अगर देखा जाए तो मात्रक और मापन का बहुत बड़ी भूमिका है। तो अगर मात्रक नहीं हो पाता या मापन नहीं हो पाता तो हम कोई चीज का सही ढंग से तुलना नहीं कर पाते कि कोई चीज कितना ज्यादा है कितना कम है। तो ये मात्रकों की सहायता से ही हो पाया। जैसे द्रव्यमान का मात्रक केजी, अगर द्रव्यमान का मात्रक केजी नहीं हो पाता तो हम द्रव्यमान को सही ढंग से तुलना नहीं कर पाते कि मेरे पास कितना वजन का कोई चीज है या मेरा लंबाई कितना है। तो मात्रक का बहुत बड़ी भूमिका, आगे जाकर के हम बहुत ही आगे जाकर के विस्तृत जानकारी ग्रहण करेंगे। सबसे पहले जानते हैं, थोड़ा सा विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं। विज्ञान का ये पहला आपको है, फिजिक्स में पहला टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं विज्ञान होता है क्या। लोगों को ऐसा मन रहता है कि विज्ञान एक विषय है, सब्जेक्ट है, जिसमें हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। जिसके मन में ये बैठा हुआ है कि विज्ञान एक विषय है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं। अगर हम विज्ञान को अगर तोड़ा जाए, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है साइंस। विज्ञान को अंग्रेजी में कहा जाता है साइंस। अगर इसको तोड़ा जाए तो लैटिन भाषा में इसका नाम होता है साइंटिया, SCIENTIA, साइंटिया। साइंटिया का मतलब होता है जानना। साइंटिया हमारा लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा में जैसे बहुत सारे भाषाएं आते हैं, जैसे आप लोग इंग्लिश में यूज करते होंगे ETC एटसेट्रा, तो वो भी हमारा लैटिन भाषा का ही शब्द है। बहुत सारा है, AM एंटी मेरिडियम, PM पोस्ट मेरिडियम, इस तरह से बहुत सारा लैटिन वर्ड है हमारा साइंस में यूज होता है। और हमारा कुछ लैटिन नाम में जैसे तत्वों के नाम भी है केमिस्ट्री में, जैसे सोना का AU, इस तरह से जितने सारे हमारे कुछ नाम हैं। तो ये सब ये लैटिन भाषा से लिया गया। उसके बारे में भी हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लैटिन भाषा में साइंस को बोला जाता है साइंटिया। साइंटिया का मतलब होता है जानना। साइंस का मतलब सीधा समझिए जानना। किसी भी चीजों के बारे में आप जान गए तो समझिए कि आप साइंस से जान रहे हैं। तो जानेंगे कैसे? तो जानने का कुछ एक तरीका होता है। तो सबसे पहले ये जानिए, साइंस इज द मेथड ऑफ स्टडी। साइंस को ये, साइंस इज द नॉट एनी सब्जेक्ट बट साइंस इज द मेथड ऑफ स्टडी। साइंस एक क्या है? पढ़ने का तरीका है। विज्ञान एक पढ़ने का तरीका, विज्ञान कोई विषय नहीं है। पहले ये दिमाग में आप बैठा लीजिए कि विज्ञान कोई विषय नहीं है, विज्ञान एक पढ़ने का क्या है? तरीका है। साइंस इज द स्टडी ऑफ मेथड। जैसे अगर उसको विज्ञान होता तो क्या SST को हम क्यों विज्ञान कहते हैं? सोशल साइंस। हिंदी में क्यों कहते हैं साहित्य विज्ञान? क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर चीजों को हम जानते हैं। क्या करते हैं? चीजों को जानते हैं। आपके घरे में आपके माता पिता भी बहुत सारी चीजों को जानते हैं। जैसे आपके मम्मी लोग रोटी बनाना, खाना बनाना जान रही है, तो वो भी साइंस जान रहे हैं। कोई साइकिल, बिना पढ़े लिखे व्यक्ति साइकिल चलाना जान रहे हैं तो भी जान रहे हैं, तो समझिए कि वो भी साइंस जान रहे हैं। कब घंटे बजाना है, कब ब्रेक लेना, हर चीज उनको जानकारी प्राप्त है। यानी कि उनको किसी न किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त है, समझिए वो साइंस जान रहे हैं। तो साइंस पढ़ने का एक तरीका है। पढ़ने का तरीका क्या है? किसी भी चीजों के बारे में अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है, जानना है, तो जैसे आपको किसी चीज के बारे में जानना है कि ये क्या चीज है, ये कैसे बना है, तो सबसे पहले उस चीजों को आप देखते हैं। देखने के बाद आप क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के बाद आपको कोई ज्ञान प्राप्त होता है, तो आप चीजों को जानते हैं। या कह सकते हैं, जब भी चीजों को जब देखेंगे तो एक क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे।
सिक्वेंशियल रूप में देखना पड़ेगा। जैसे अगर आपके मम्मी खाना बना रही है, अब खाना बन करके तैयार हो गया, आप कहिएगा मम्मी खाना कैसे बना, इतना अच्छा स्वादिष्ट है, कैसे बना है, तो आपको जानकारी प्राप्त नहीं होगा। आपको एक सीक्वेंस में जानना पड़ेगा, क्रमबद्ध, स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले क्या की होगी, उसके बाद क्या की होगी, उसके बाद क्या की होगी। तो क्रमबद्ध तरीके से, जैसे अगर आप हिंदी पढ़ने के लिए सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क ख ग सीखना पड़ेगा। आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा का शब्द बनाना पड़ेगा, छोटे छोटे शब्द। उसके बाद कोई शब्द, कोई वाक्य का आप उच्चारण करिएगा, कमल, बोलेंगे यह एक पेड़ है, यह एक घर है। तो चीजों को जानने के लिए सबसे पहले एक चीजों को अगर जानना है तो एक क्रमबद्ध तरीके से आपको सीखना पड़ेगा, सिक्वेंशियल, एक सिस्टेमेटिक ढंग से। एक सिक्वेंशियल भी होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, उसका व्यवस्था भी सही होना चाहिए। जैसे अगर आपको साइकिल चलाने के लिए सीखना है, तो ये नहीं कि साइकिल पर बैठ के पेंडल मार दिए साइकिल चलने लगा, नहीं, इसमें बहुत सारी प्रक्रिया है। आपके सीक्वेंस में आपको देखना, पहले देखना पड़ेगा कि लोग चला रहे हैं तो कैसे चला रहे हैं, कमर को कैसे रख रहे हैं, हैंडल को कैसे रख रहे हैं, पेंडल कैसे मार रहे हैं। तो चीजों को सीखने के लिए एक तरीका है, एक स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना पड़ेगा। पहले आप उस पर बैठिएगा, उसके बाद उसको कुछ रनिंग करिएगा, या तो पेंडल मारिएगा, अपने आप को बैलेंस करिएगा, हैंडल को सीधा रखिएगा। एक सिस्टम है। चावल को मान लीजिए सब्जी बनाना है, तो ऐसा नहीं है सब्जी कढ़ाई डाले, उसमें तेल डाले, सब्जी डाल दिया, पानी डाल दिया, नमक डाल दिया, सब्जी बनके तैयार हो गया, ऐसा नहीं है। एक सीक्वेंस, एक सिस्टम है बनाने का, कि एक के बाद एक, अगर कढ़ाई डाले, उसमें तेल डाले हैं, फोरन डाले हैं, सब्जी डाले, उसको भूंजेंगे, नमक डालेंगे, मसाला डालेंगे, इस तरह से एक सिस्टम है। तभी आपको चीजों को अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त होगा। जैसे अगर आपको क ख ग सीख गए, अगर क म ल, एक सिस्टम से सजाइएगा, क म ल, और इसको एक ऑर्गेनाइज करिएगा, एक मिलाइएगा, कमल, ये तीनों अक्षर को मिलाइएगा तो आपको एक ज्ञान प्राप्त होगा। आप जानिएगा कि अच्छा ये फूल है, कमल जो उच्चारण हो रहा है ये फूल का नाम है। तो पहले क ख ग सीखे होंगे, फिर इसको व्यवस्था सही की होंगे। अगर म क ल कर दीजिएगा इस तरह से, तो क्या कोई अर्थ निकल पा रहा है? नहीं। तो व्यवस्था सही होना चाहिए। जैसे अगर अंग्रेजी में आप लिखना चाहते हैं BOY, तो सबसे पहले जानना पड़ेगा ABCD जानना पड़ेगा, फिर इसका व्यवस्था जानना पड़ेगा कि इसको किस तरह से अरेंज किया जाए। उसके बाद इसको संगठित करिएगा, ऑर्गेनाइज करिएगा, सबको मिलाइएगा, तो BOY, ये ऑर्गेनाइज करके ज्ञान प्राप्त हो रहा, अच्छा ये लड़का है। तो कहने का मतलब है साइंस कोई विषय नहीं है, साइंस इज द नॉट एनी सब्जेक्ट बट साइंस इज द स्टडी ऑफ मेथड। साइंस एक पढ़ने का क्या है? तरीका है। इसीलिए कहा जाता है आपके घरों में भी आपके मम्मी पापा हर लोग क्या करते हैं? साइंस जान रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी चीज के बारे में जान रहे हैं। तो जानने के लिए कह सकते हैं, किसी भी चीजों को जानने के लिए अगर कह सकते हैं, अगर परिभाषा देखा जाए साइंस का, तो साइंस किसी भी विषय के बारे में कह सकते हैं क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय के बारे में जानकारी जो प्राप्त करते हैं, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध होने लगातार, सुव्यवस्थित होने व्यवस्था सही होना चाहिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और संगठित, सबको मिला करके जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी कहते हैं विज्ञान। दूसरे भाषा में अगर कहा गया है तो मनुष्य जितने भी चीजों को अनुभव करता है, जैसे आपको अभी अनुभव हो रहा होगा, लाइट आ रहा है, गर्मी लग रहा है, हवा आ रही है, तो ये अनुभव करते हैं। अनुभव करने के बाद अवलोकन करते हैं, चीजों को देखते हैं, समझते हैं। तो मनुष्य किसी भी चीज के बारे में जो अनुभव करता, अवलोकन करता, उसके बाद उसके बारे में प्रयोग करना शुरू कर देता है, और उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको भी कहेंगे विज्ञान। तो विज्ञान कह सकते हैं मनुष्य के अनुभवों, अवलोकनों तथा प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान। या बोल सकते हैं किसी भी विषय के बारे में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान जो प्राप्त होता है उसको भी कह सकते हैं विज्ञान। तो इसको अंग्रेजी में बोला जाता है द सीक्वेंशियल, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। द सीक्वेंशियल माने क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक यानी सुव्यवस्थित, एंड ऑर्गेनाइज्ड इन एनी सब्जेक्ट, स्टडी ऑफ इन एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड ए साइंस। तो अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो परिभाषा आप लिख सकते हैं। तो चलिए परिभाषा लिख लीजिए। द सीक्वेंशियल सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट
इज कॉल्ड ए साइंस, इज कॉल्ड ए साइंस। तो इस तरह से किसी भी विषय के बारे में सुक्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान। या दूसरी तरह से कर सकते हैं जो मनुष्य अनुभव करता है, अवलोकन करता है, यानी उसको देखता है, उसके बाद प्रयोग करना शुरू कर देता है। जैसे आप साइकिल को चलाते हुए देखे होंगे, उसके बाद अनुभव किए होंगे कि वाह ऐसा साइकिल चलता है, आप प्रयोग करना शुरू किए होंगे, चलाते 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 आप जान गए होंगे साइकिल चलाना, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, अब साइकिल कैसे चलाया जा सकता है, समझिए कि आप विज्ञान समझ गए, उसी को कहते हैं विज्ञान। तो चाहे वो किसी विषय हो, किसी वस्तु हो, किसी भी चीज के बारे में आप जान गए, जानना ही विज्ञान है। बस सीधा ये समझिए, विज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो ये हुआ विज्ञान का आपका इंट्रोडक्शन। तो अब हम धीरे धीरे फिजिक्स के बारे में चलते हैं, फिजिक्स क्या होता है। तो चलिए देखिए, आपका विज्ञान का दो परिभाषा आपके सामने लिखा हुआ है। किसी भी विषय के बारे में क्रमबद्ध माने कि लगातार, एक जैसे एक के बाद एक काउंटिंग में एक के बाद क्या आता है, दो, दो के बाद तीन, इसी को कहते हैं क्रमबद्ध लगातार। सुव्यवस्थित माने व्यवस्था सही होना चाहिए, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसा नहीं एक के बाद चार, काउंटिंग है लेकिन अलग अलग है। जैसे अगर हम मान ले जाए कि स्टार्टिंग में हम सबसे पहले अगर हमको संज्ञा पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट संज्ञा हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले वर्ण के बारे में जानेंगे, फिर हम स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, हर चीज के बारे में जानेंगे, शब्द के बारे में जानेंगे, वाक्य के बारे में जानेंगे, तब हमको ज्ञान प्राप्त होगा, तब हम जा करके संज्ञा के बारे में जान सकते हैं। तो उसी तरह से क्रमबद्ध होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। तो किसी भी विषय के बारे में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित माने व्यवस्था सही होना चाहिए, तथा संगठित ज्ञान को, संगठित माने जो मिला करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी कहते हैं विज्ञान कहते हैं। तो किसी भी विषय के बारे में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान। दूसरे भाषा में कह सकते हैं मनुष्य जो भी अनुभव करता है, जो फीलिंग करता है, अवलोकन माने जो ऑब्जर्वेशन करता है, देखता है कि अच्छा गर्मी लग रहा है, अच्छा ठंडा लग रहा है, साइकिल ऐसा चल रहा है, गाड़ी ऐसे चल रही है, मनुष्य चलते चलते अगर अचानक गिर गया, ब्रेक लगाने के बाद साइकिल अगर गिर गया तो कैसे हुआ, कोई चीज अगर देख रहे हैं तो कैसे हुआ, उसके बारे में अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना, तो अनुभव करना, अवलोकन करना तथा प्रयोग करना, उसके ऊपर प्रयोग करना स्टार्ट करते हैं, और उससे जो क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, एक एक करके जो ज्ञान प्राप्त होते रहता है, उसी कहते हैं विज्ञान। तो मनुष्य के अनुभवों, अवलोकनों तथा प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो ये विज्ञान का आपका परिभाषा हो गया। थोड़ा सा एक बात और समझिए, विज्ञान में जो होता है बच्चा लोग, वो विज्ञान एक हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है। और विज्ञान को अरबी भाषा में इल्म बोला जाता है, और अंग्रेजी में लैटिन भाषा, अंग्रेजी में साइंस बोला जाता है विज्ञान को, और अगर देखा जाए लैटिन भाषा में विज्ञान को साइंटिया बोला जाता है। तो उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, विज्ञान के बारे में जानते हैं किन किन भाषाओं में क्या बोला जाता है विज्ञान को। संस्कृत भाषा में अगर संस्कृत भाषा में अगर कहा जाए तो विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान का मतलब अगर तोड़ा जाए तो वी प्लस ज्ञान, जिसको कहते हैं विशिष्ट ज्ञान। किसी भी चीजों के बारे में अगर विशेष ज्ञान प्राप्त कर रहे, समझिए वही विज्ञान है। अरबी भाषा में विज्ञान को कहा जाता है इल्म, क्या बोला जाता है, इल्म। और अंग्रेजी में विज्ञान को बोला जाता है साइंस, और लैटिन में विज्ञान को बोला जाता है साइंटिया, साइंटिया, जिसका मतलब होता है टू नो, माने कि जानना, किसी भी चीजों के बारे में जानना। तो ये विज्ञान का आपका हो गया संस्कृत भाषा। विज्ञान एक हिंदी भाषा नहीं है, विज्ञान एक संस्कृत भाषा है। संधि विच्छेद क्या होता है पता चल गया। अरबी भाषा में से इल्म कहा जाता है, और लैटिन भाषा में से साइंटिया कहा जाता है। तो बिल्कुल आप यहाँ तक चीजों को आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। तो चलिए अब चलते हैं फिजिक्स की ओर। देखिए, फिजिक्स में अगर देखा जाए, फिजिक्स है क्या, जिसको भौतिकी बोलते हैं। ये फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा, फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा, फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा फ्यूसिस से बना है। फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ फ्यूसिस माने FUSIS, फ्यूसिस, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं नेचर। यानी कि प्रकृति ही फिजिक्स है। यानी जो प्रकृति कहते हैं कि इसको थोड़ा सा ये समझिएगा, प्रकृति में जिसे आप सेंस ऑर्गन, जिससे आप ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं प्रकृति। जैसे हवा को, ये जितने सारे चीजों के बारे में आप देख रहे हैं, ये सभी क्या है, प्रकृति, फिजिकल है।
और इस फिजिकल में बहुत सारे चीज, ये फिजिकल में कह सकते हैं बहुत सारी चीज है जिसे आप अनुभव कर पा रहे हैं, जिसे आप देख पा रहे हैं। आपके पास जानते हैं कि ज्ञान इंद्रिया, सेंस ऑर्गन से 5 होते हैं जिसे ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। तो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आप जिसे आप अनुभव कर पाते हैं उसी को ही बोलते हैं प्रकृति। जैसे ज्ञान इंद्रियां आपका आंख है, आंख से जितने चीजों के बारे में देख पा रहे हैं, ईटा, बेंच, कुर्सी, मोबाइल वाइल, जितना सारा चीज है सब के सब क्या है, फिजिक्स है, प्रकृति है माने की। उसके बाद पहला हो गया ज्ञान इंद्रियां आंख, दूसरा हो गया आपका कान सुनने का, तीसरा हो गया आपको नाक सूंघने का, 3 हो गया, और चौथा हो गया जीभ स्वाद लेने का, और 5वां हो गया ये स्किन जो कि महसूस करने का। तो 5 ज्ञान इंद्रियां होती है और 5 कर्म इंद्रियां होती है। इसके बारे में आप जानिएगा। तो जिसको जो इंद्रियों के द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं उसी चीज को बोलते हैं प्रकृति। जैसे जितने भी चीजों के बारे में आप देख पा रहे हैं सबके सब क्या है, प्रकृति है। तो कहने का मतलब फिजिक्स का मतलब होता है प्रकृति। अब प्रकृति में जो सारा चीज जो घटना हो रहा है, ये प्रकृति नेचर में जो सारे घटनाएं हो रहे हैं उसके बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तो कहाँ करेंगे, फिजिक्स में। इसीलिए फिजिक्स का परिभाषा हुआ प्रकृति और प्रकृति में होने वाले घटना के अध्ययन। प्रकृति और प्रकृति में होने वाले घटनाओं के अध्ययन, प्रकृति और प्रकृति में होने वाले घटनाओं के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिना में रहता है घटनाएं, इज कॉल्ड ए फिजिक्स। द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिना इज कॉल्ड ए फिजिक्स। प्रकृति और प्रकृति में जितने सारे घटनाएं घट रही है उसको क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, जैसे बिजली का कड़कना, बारिश का होना, पंखा का घूमना, इसी तरह से मनुष्य गाड़ी में ब्रेक लगाने पर गाड़ी का रुक जाना, गाड़ी का एक्सीडेंट करना। तो ये सब आपके नेचर में बहुत सारे घटनाएं घटते रहती है। बिजली का बल्ब जलना, बिजली का चला जाना, शॉर्ट सर्किट होना, मनुष्य को दिखना, कोई भी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, पंखा का चलना, बाजा का बजना, ये सब जितने सारे हैं हमारे प्रकृति में होने वाली घटनाएं हैं। गर्मी लगना, ठंडा लगना, क्यों लग रहा है, ये सब क्या प्रकृति का चीज है। इसके बारे में जानेंगे, इसमें जो घटनाएं घट रही है इसके बारे में जानेंगे, वो भी सारा चीज क्या है, हमारा फिजिक्स है। तो फिजिक्स में हम प्रकृति और प्रकृति में होने वाली जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में जानेंगे। आवाज आ रही है, कभी कभी आवाज गूंजती है, आवाज टकराती है, टकराने के बाद आवाज गूंजने लगती है। कभी आवाज देखते होंगे धीरे से जा रही है, कभी आवाज तेजी से जा रही है। कभी कभी देखते होंगे जब धूप से छांव में आते हैं तो हमें अंधेरा दिखने लगता है। तो ये सब सारे बहुत सारे घटनाएं आपके सामने घटते रहती है प्रकृति में। वो सबके चीजों के बारे में जो अध्ययन करेंगे, कहाँ अध्ययन करेंगे, फिजिक्स में। तो प्रकृति और प्रकृति में जो होने वाले घटनाएं हैं उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, फिजिक्स। दूसरी भाषा में देखा जाए तो फिजिक्स को दूसरी भाषा में अगर कहा जाए तो विज्ञान से संबंधित जो माप है उसको भी कह सकते हैं फिजिक्स, भौतिकी। विज्ञान का वह सारा चीज जिसे आप मेजर कर सकते हैं वो सारा क्या है, फिजिक्स है। तो विज्ञान से संबंधित हम आपको क्या कर सकते हैं, फिजिक्स। और उसमें हम क्या करते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जिस चीजों को मापा जा सकता है उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। तो विज्ञान में वह चीज जिसे आप मापा जा सकते, जैसे देखिए मेरे आवाज को मापा जा सकता है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है डेसिबल में। लाइट को मापा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी, उसका तीव्रता, कितना मेरे अंदर शक्ति है, कितना मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर काम करने का क्षमता कितना है, हम कितना बल लगा सकते हैं, कितना दूर चल सकते हैं, कितना दूर दौड़ सकते हैं, कितना स्पीड से चल सकते हैं। तो ये सब सारा चीज क्या है, माप सकते हैं। मेरा लंबाई मापा जा सकता है, मेरा वजन मापा जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे चीज है जिसे मापा जा सकता है, उसको कहते हैं फिजिक्स। तो वह राशि जिसे मापा जा सकता है उसको क्या कहते हैं, फिजिक्स। तो विज्ञान से संबंधित माप को ही क्या कह सकते हैं, फिजिक्स। ये आपका दूसरा परिभाषा हुआ। दर्द को माप सकते हैं, नहीं, तो ये फिजिक्स नहीं है। लेकिन कुछ किताबों में ऐसा कहा गया है कि डेव यूनिट होता है दर्द का। दर्द को, प्यार को, मोहब्बत को, नफरत को, ये सबको नहीं माप सकते हैं। तो ये सब को चीजों के बारे में फिजिक्स में अध्ययन नहीं करेंगे। ध्वनि को, बल को बारे में, संवेग के बारे में, कार्य के बारे में, ऊर्जा के बारे में, शक्ति के बारे में,
चाल के बारे में, दूरी के बारे में, विस्थापन के बारे में, ये सब हर चीज़ों को मापा जा सकता है। आपका गाड़ी का स्पीड कितना है, कितना समय में कितना दूरी तय किया, दूरी को, समय को, विस्थापन को, हर चीज़ को मापा जा सकता है। तो जिस चीज़ों को मापा जा सकता है कहाँ ध्यान करेंगे? फिजिक्स में। तो विज्ञान का वह सारा चीज जिसे माप सकते हैं। आपका लंबाई क्या है, आपका द्रव्यमान क्या है, आपका वजन क्या है, हर चीज, आपका भार क्या है, माप सकते हैं उस चीजों को। उस चीज को कहाँ अध्ययन करेंगे? फिजिक्स में। तो चलिए दूसरा परिभाषा भी हम देख लेते हैं फिजिक्स। तो चलिए देखिए, आपका फिजिक्स का दूसरा जो परिभाषा है वो आपके सामने आ गया है। विज्ञान से संबंधित माप को क्या कहते हैं? भौतिकी। विज्ञान का वह सारा चीज जिसे मापा जा सकता है, पहले भी आप समझा दिए हैं। विज्ञान से संबंधित माप को क्या कहेंगे? फिजिक्स। विज्ञान का वह चीज, आप किसी से प्रेम किए, नफरत किए हैं, दोस्ती किए हैं, क्या उसको माप सकते हैं? नहीं, तो वो फिजिक्स नहीं है। तो विज्ञान से संबंधित माप को क्या कहते हैं? फिजिक्स, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है द मेजरमेंट रिलेटेड टू साइंस। द मेजरमेंट रिलेटेड टू साइंस, साइंस का वह चीज जिसे मेजरमेंट किया जा सकता है, इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिक्स। उसे क्या कहेंगे? फिजिक्स कहेंगे। दूसरी भाषा में ऐसा लोगों को मानना था सर आइजैक न्यूटन, जो भौतिकी का पिता कहे जाते हैं, विज्ञान के पिता, यानी फिजिक्स का पिता जो कहा जाते हैं सर आइजैक न्यूटन को। तो न्यूटन को और कुछ आइंस्टीन वगैरह साइंटिस्ट को ऐसा कहना था कि ब्रह्मांड में केवल दो ही चीज है, ब्रह्मांड में केवल दो ही चीज है। और वो दो चीज क्या है? तो चाहे तो वो पदार्थ होगा, चाहे तो वो ऊर्जा होगा। यानी तो चाहे तो पदार्थ है, उसके अंदर द्रव्यमान होगा जरूर, तो चाहे तो वो द्रव्यमान होगा, चाहे तो वो ऊर्जा होगा। यही दो चीज होगा। और ये दो चीज अलग अलग नहीं होगा, बल्कि एक ही चीज का दो रूप होगा। जैसे अगर देखा जाए तो आपके सामने ये चौक है, जिसको कहेंगे पदार्थ है। तो ये पदार्थ है, इसके अंदर कुछ न कुछ द्रव्यमान जरूर है, और इसको अगर फेंक दे तो गति आएगा, तो इसके अंदर ऊर्जा आ जाएगा, जिसको कहेंगे गतिज ऊर्जा। तो इसी के अंदर द्रव्यमान भी है, इसी के अंदर ऊर्जा भी आ गया। अगर ये स्थिर है तो कहेंगे स्थितिज ऊर्जा, अब गति में आ गया तो कहेंगे गतिज ऊर्जा। तो दुनिया में ऐसा, लोगों का ऐसा मानना था कि दुनिया में दो ही चीज है, चाहे तो वो पदार्थ होगा, चाहे तो वो ऊर्जा होगा। और ये दो चीज अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही चीज का दो रूप है। लेकिन जब न्यूटन से पूछा गया कि बताइए कि आप प्रकाश क्या पदार्थ है? आप तो बोले दुनिया में दो ही चीज है, चाहे पदार्थ है चाहे ऊर्जा है। तो प्रकाश कोई पदार्थ नहीं है, ये ऊर्जा का रूप है। प्रकाश का कोई द्रव्यमान नहीं होता। अगर द्रव्यमान होता तो बैलून में उसको भर के देखिए तो फूल जाना चाहिए। द्रव्यमान होता तो प्रकाश मेरे पास आता था, हमको टकरा करके हमको दूर फेंक देता। लेकिन हवा में द्रव्यमान होता। अगर बैलून में आप, गुब्बारा में आप हवा को भरिए, उसको मेजर करिए, तो उसका वजन क्या होगा? बढ़ जाएगा। खाली ट्यूब को, टायर वाला ट्यूब को आप मेजर करिए, हवा भर करके मेजर करिए तो बढ़ जाएगा। तो हवा में द्रव्यमान है तो हवा पदार्थ है, पानी पदार्थ है, ईटा पत्थर बेंच पदार्थ है, लेकिन प्रकाश पदार्थ नहीं है। और एक और चीज है ध्वनि, आवाज भी पदार्थ नहीं है। ये दोनों क्या है? ऊर्जा का रूप है। तो लोगों को ऐसा कहना था कि दुनिया में दो ही चीज है ब्रह्मांड में, चाहे वो पदार्थ होगा चाहे वो ऊर्जा होगा, ये दोनों ऊर्जा एक ही चीज का दो रूप होगा। तो उसी के अनुसार एक परिभाषा और है, पदार्थ और ऊर्जा, क्योंकि ब्रह्मांड में दो ही चीज है, पदार्थ और ऊर्जा, तथा पदार्थ और ऊर्जा के बीच जो अंतर क्रिया होती है, पदार्थ तथा ऊर्जा के बीच जो अंतर क्रिया होती है, उसको भी कर सकते हैं फिजिक्स। यानी कि हम लोग जो स्टडी करेंगे फिजिक्स में पदार्थ और ऊर्जा के बारे में, तो पदार्थ और इसके बीच क्या होगी? कुछ अंतर क्रिया होगी। कभी मोशन होगा, कभी रेस्ट होगा, कभी कुछ होगा, कभी इसके अंदर द्रव्यमान निकालेंगे, कभी वेग निकालेंगे, कभी वैल्यू, माने इसका हर चीज मोमेंटम निकालेंगे। तो यानी पदार्थ और ऊर्जा के बीच जो अंतर क्रिया हो रही है उसको भी कहेंगे फिजिक्स। अंग्रेजी में इसको देखिए, ये डिफिनेशन हुआ। आपको अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी, द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड इट्स attraction is called physics. The study of matter, एनर्जी, पदार्थ, ऊर्जा एंड इट्स attraction, इन दोनों के बीच जो अंतः क्रियाएं होगी उसके बारे में जो स्टडी करेंगे उसको क्या कहेंगे? फिजिक्स। तो आई होप आप आज जो है फिजिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया है। अगले क्लास में हम भौतिक राशि के बारे में चर्चा करेंगे, मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे, मापन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे होंगे या 9 क्लास में होंगे या आप 11th क्लास में होंगे, क्योंकि 11 का सब्जेक्ट 9 का सब्जेक्ट 11 से मिलता है, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में आपके अंदर ये फीलिंग आएगा कि फिजिक्स है क्या, साइंस है क्या, तब पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा।
तो जो बच्चे चाहे आर्मी का तैयारी कर रहे होंगे, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा फीलिंग लाइए साइंस के बारे में, क्योंकि आपको साइंस से भी प्रश्न रहता है वहाँ। तो 15 प्रश्न एसएससी आर्मी में जीडी में पूछता है 15 प्रश्न। अब बाकी तो आप जानवे करते हैं कि स्टेशन मास्टर में आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला, तो उसमें भी साइंस का बहुत बड़ी भूमिका है, सबसे ज़्यादा साइंस में पूछेगी। तो उन्हीं लोगों के बच्चे के लिए स्टार्ट किए हैं साइंस का पहला टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आप चैनल पर बने रहें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो को। चलिए, धन्यवाद।